अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, जो कि एक बहुत अहम इशू है। बहुत से स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं वो इसको बहुत इजी लेते हैं, और जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं वो इस बारे में परेशान होते हैं कि कैसे हम टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो इस वीडियो में हम वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे जिनका अगर आप ख्याल रखें तो चाहे अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं या कम हैं, आप इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म कर पाएंगे। एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक एडमिशन प्लानर होना चाहिए, जिसमें आप जिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है उनकी डेडलाइंस, प्रोग्राम्स के नाम और फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंशन हो कि ट्यूशन आपको एडमिशन फ़ी कितनी पे करनी है। तो एक पेज पे जब ये तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी तो किसी भी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मिस होने का ख़तरा नहीं है। उसमें एक और बहुत अहम कॉलम शामिल करें जो कि स्टेटस का हो, कि हर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन प्रोसेस का स्टेटस क्या है, क्या वहाँ एडमिशन कंफर्म हो चुका है, एंट्री टेस्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। और साथ अगर आप हर यूनिवर्सिटी का मेरिट भी उसमें शामिल कर लें तो आपके लिए आसानी होगी कि एक ही नज़र में आप देख सकेंगे कि इसमें मेरे चांसेस कितने हैं एडमिशन के। उसके बाद दूसरी अहम बात, बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी बहुत ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वो मिस करते हैं, उनमें एक तो आपका CNIC और बेफॉर्म पहले से मौजूद होना चाहिए आपके पास, और डोमिसाइल। बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल एंड टाइम पे आके इन टाइम वो करते हैं और मिस कर जाते हैं। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, बल्कि अगर आप अपने FSC के एग्ज़ाम से पहले भी ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आसानी रहेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है उस वक्त एफिडेविट जो है वो मांगती हैं, तो एफिडेविट बनवाना भी एक ख़ासा मुश्किल काम होता है। तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही ये इस एफिडेविट की कॉपी मिल जाएगी, तो आप टाइमली उसको भी मेंटेन कर लें। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स, CNIC, बी फॉर्म या आपका डोमिसाइल, और उसके अलावा आपका जो एफिडेविट है ये रेडी होना चाहिए। उसके अलावा कुछ रिज़र्व सीट्स पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रिज़र्व सीट्स के कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है या लैंड रिकॉर्ड वगैरह है या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी के केस में, वो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एडमिशन लेते वक्त या जब आप एडमिशन का सोचते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम में जाना है या इस यूनिवर्सिटी में जाना है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हैं कि मैंने नस्ट में एडमिशन लेना है या मैंने प्यास में एडमिशन लेना है या पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ख़ास प्रोग्राम के बारे में कमिटेड होते हैं कि मैंने MBBS में जाना है या फार्मेसी में जाना है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। तो इसमें बेहतर स्ट्रेटजी क्या है? बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप सबसे पहले डेफिनेटली अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें कि आपने किस प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपका पूरा करियर और आपकी पूरी लाइफ सेट करेगा, डिसाइड करेगा कि आगे आप क्या कर रहे होंगे, 20 साल बाद आप कहाँ जॉब कर रहे होंगे, कितना अर्न कर रहे होंगे। यूनिवर्सिटी जो है, और ख़ास तौर पे अंडर ग्रेड लेवल पे, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएगी जब आप इन द लॉन्ग रन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने लिए एक बेहतर प्रोग्राम का इंतखाब करें, इस प्रोग्राम में आपने जाना है। और उसके बाद जो एक चीज़ बहुत से हमारे यहाँ पे सिस्टम की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स मिस करते हैं वो ये है कि एक ही प्रोग्राम मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र हो रहा होता है, या उसी प्रोग्राम्स के बहुत से क्लोजली रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग को देखें तो ये कई नामों से तकरीबन सेम प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। कहीं पे हार्डवेयर इंजीनियरिंग के नाम से है, कहीं पे सिस्टम इंजीनियरिंग के नाम से है, कहीं पे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है। तो ये इन तमाम चीज़ों को भी आप एक नज़र देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट नामों से वही प्रोग्राम आपका रिक्वायर्ड ऑफ़र कर रही हैं, ताकि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सकें। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप एजुवियन वेबसाइट पे प्रोग्राम सेक्शंस में अपना जो भी प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट करें, मेडिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग या बायो साइंसेज। तो आपके सामने पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटीज़ उन रिलेटेड फील्ड्स में जो भी प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उस लिस्ट में से आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम है उस प्रोग्राम्स के सिनोनिम्स या मिलते जुलते नामों से किन जगहों पे वो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। इसके अलावा एजुवियन की ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ये तमाम इंफॉर्मेशन इसी तरह मौजूद है। दूसरी बात, अहम बात यह है कि एक ही प्रोग्राम्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि इस प्रोग्राम के रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ डिसिप्लिन पढ़ाई जाती है, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल के बाद आपको उसमें से एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और मुख्तलिफ कई प्रोग्राम्स हैं जो इसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लें या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके 2 साल बाद स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लें, प्रोग्राम्स आपका बिल्कुल सेम है, करियर आपका, पाथ आपका बिल्कुल सेम है। तो आप इस चीज़ को सामने रखें कि क्लोजली रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन से हैं और वो उन किन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें यह है कि आप कभी भी सिर्फ एक प्रोग्राम सेलेक्ट ना करें, बल्कि अपने 2 से 3 प्रोग्राम्स सेलेक्ट करें और उनके रिलेटेड प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो अपने सामने रखें। एक और बहुत अहम बात है कि जब भी एडमिशन के हवाले से ये फैसला किया जाता है तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। मिसाल के तौर पे यूईटी लाहौर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, यूईटी पेशावर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक भी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनकी रैंकिंग डिफरेंट होती है, फैकल्टी डिफरेंट होती है, फैसिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, वो बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी के कोई भी 5 से 6 बेसिकली फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनके लिए वो यूनिवर्सिटी मशहूर होती है, या उन प्रोग्राम्स की वजह से उस यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं होती, बल्कि कुछ केसेस में तो चंद एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भी चंद एक प्रोग्राम्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि उनकी रिस्पेक्टिव एक्रीडिटेशन अथॉरिटी से रिकग्नाइज तक नहीं होते। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं और किन यूनिवर्सिटीज़ का वो डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो प्रोग्राम रैंकिंग के ऊपर फोकस करें, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर फोकस ना करें। एक और बहुत अहम इशू जो इसी स्टेज पे आता है प्रोग्राम्स की सिलेक्शन के वक्त, वो ये है कि इमर्जिंग प्रोग्राम्स बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, बहुत से नए नए प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही होती हैं, और वो नए नए प्रोग्राम्स, उनके ज़ाहिर है नाम भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, तो ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही फ़ौरन जहन में एक बड़ा अच्छा सा इंप्रेशन आता है और फ़ौरन इंसान ये सोचता है, स्टूडेंट उस एज में ख़ास तौर पे सोचता है कि ये प्रोग्राम मैं ले लूँ। लेकिन एक बात याद रखिए कि जितने भी इमर्जिंग प्रोग्राम्स होते हैं ख़ास तौर पे डेफिनेटली फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, आने वाले वक्तों में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में और पूरी दुनिया में भी इवन टाइम लगता है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने में, मैच्योर होने में। तो और इस तरह से अगर आप सिर्फ उसके नाम से इंस्पायर होके वो प्रोग्राम ले लेते हैं और मे बी कि अभी इंडस्ट्री उसकी इतनी मैच्योर नहीं है और अगले 20 से 25 साल तक आपको उसमें चांस नज़र नहीं आ रहा हो, तो फिर डेफिनेटली आपका फ्यूचर एट स्टेक होगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। तकरीबन 2000 में जब कंप्यूटर साइंसेज और आईटी का दौर आया था और पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था और हर छोटे छोटे इदारे ने भी ये शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो उनके पहले 2 या 3 बैचेस जो हैं वो जब निकले तो उसी वक्त मार्केट सैचुरेट हो गई और उसके बाद हालत ये हुई कि कंप्यूटर साइंसेज के ग्रेजुएट्स के वो जो जॉब मिलना एक बहुत बड़ा इशू बन गया। लेकिन 10 से 15 साल, उसमें 10 साल बाद आज की हम स्टेज पे देखें तो आज कंप्यूटर साइंसेज का जो मेरिट है वो इवन यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग प्रोग्राम से भी ज़्यादा है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इंडस्ट्री इस टाइम पे मैच्योर हो चुकी है। लेकिन उस वक्त उन ग्रेजुएट्स को तकरीबन 6 से 7 साल खासा इशू रहा उनको लाइफ में सेटल होने में। तो इस तरह से जो भी इमर्जिंग प्रोग्राम्स हैं उनको आप ये ज़रूर चेक कर लें कि इस वक्त मार्केट में उनकी सिचुएशन क्या है, क्या इंडस्ट्री हमारी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उनको एब्जॉर्ब कर लेगी उन ग्रेजुएट्स को या नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर आप उसी प्रोग्राम में भी इवन जाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो उसका मेजर प्रोग्राम है, जो उसकी मदर फील्ड है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो इसका फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाह रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साइंसेज लें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ऑप्शंस खुली होंगी,
4 साल बाद आप मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में कर लें अगर आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ इस वक्त मार्केट इसकी बहुत अच्छी है और बाद में आने वाले टाइम में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगी तो आपके लिए स्विच करना बहुत आसान होगा कि आप कोई दूसरी फील्ड भी उसकी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा मरहला यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का आता है। ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम सिलेक्शन के हवाले से थी। एक दूसरा मरहला जो आता है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का आता है और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रेफर्ड होती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहरहाल बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा सूटेबल क्या है, आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उस हवाले से आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त डेफिनेटली आप उसके प्रोग्राम की रैंकिंग देखेंगे, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद कम से कम हर प्रोग्राम के लिए आप 8 यूनिवर्सिटीज़ ज़रूर सेलेक्ट करें। अब इसमें मैटर करेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, वो डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, हाई रेंज में हैं, मिड रेंज में हैं या लो रेंज में हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, सिर्फ रैंकिंग की बेस पे सिलेक्ट ना करें और एडमिशन प्लानर में उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अपने नाम मेंशन करें। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर आपके मार्क्स हाई रेंज में हैं, जैसे 85% या उससे ज़्यादा रेंज में हैं या इवन 80% भी हैं, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करें, अगर आपने 8 सेलेक्ट की हैं तो 8 में कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिनके मेरिट फार्मूला के अंदर FSC मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है। जैसे UET लाहौर है, उसकी FSC की वेटेज 70% है। NED UET कराची है, उसकी भी अच्छी वेटेज अच्छी है FSC मार्क्स की। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एंट्री टेस्ट टाइम पे अगर आपके साथ कोई मिसहैप भी हो जाता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपका साल ज़ाया होने का ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि FSC की वेटेज ज़्यादा होने की वजह से आपके चांसेस बहरहाल उन यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी रहेंगे। उसके बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग ज़रूर चेक करें और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और कम से कम ऐसी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ज़रूर रखें जिनमें FSC की वेटेज 50% to 70% है। अपने एंट्री टेस्ट के लिए अच्छा प्रिपेयर करें। और एक और बात कि यहाँ पे जब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं या 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट रख लेते हैं। तो अपनी ऑप्शंस को, ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी ऑप्शंस को वो खुला रखें, कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम्स रखें और 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल रखें। एक और अहम बात इसमें ख़ास तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स के हवाले से कि बहुत से फिर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी प्रोग्राम्स भी ऐसे होते हैं जिनका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। बायो साइंसेस के तमाम स्टूडेंट्स वो या तो MBBS सेलेक्ट करेंगे या फार्मेसी सेलेक्ट करेंगे या बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसका मेरिट भी 92-93% पे है। तो फिर ऐसे केसेस में ये भी होता है कि चांसेस होते हैं कि आपका नाम उसमें लिस्ट में ना आए, आप रह जाएं। और मेडिकल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो ऑप्शन लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम रिपीट करेंगे और नेक्स्ट ईयर दोबारा उसमें करेंगे। इस केस में लाजमी है कि आप अपने जो भी आपकी फ़ील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर ले लें। अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं भी हुआ, फार्मेसी में नहीं भी हुआ, अगले साल के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में बायो साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, जो उसका रिलेटेड फील्ड है, उसमें एडमिशन अपना ज़रूर कंफर्म करें। उसके 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपका पूरा साल वो जो आपके ऊपर प्रेशर है वो नहीं रहेगा कि आप कुछ कर नहीं रहे, फारिग हो गए स्टडीज़ से, और डेफिनेटली उसको लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एंट्री टेस्ट में आनी हैं, बल्कि उससे एडवांस लेवल की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। तो बायो साइंसेस में आपकी वही फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट ईयर जब आप एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे तो आप जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, FSC के स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड होंगे, आपका नॉलेज ज़्यादा बेहतर होगा। तो एंट्री टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली उनसे बहुत बेहतर होगी। और अगर खुदा न खास्ता अगले साल भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपका 1 साल वो पिछले वाला ज़ाया नहीं होगा, आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी। फिर अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 70 to 80% हैं।
की रेंज में, ये मिड रेंज के स्टूडेंट्स हैं। और ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा नीचे ले जा सकती है कि आपका टॉप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो सकता है ना हो, और आपको बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटी लेनी पड़ जाए आपकी अपनी स्ट्रेटजी की गलती की वजह से, टाइम मिस हो जाने की वजह से। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की हुई थी, आप वेल इक्विप्ड थे, स्ट्रेटजी आपकी अच्छी थी, तो फिर आपके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के भी चांसेस भी हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं कम से कम 3 से 4 जिनमें एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है और एंट्री टेस्ट की अच्छी तैयारी करनी है। जैसे नस्ट है, उसमें 75% है, GIK में 85% है। इसके अलावा और भी इदारे, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनमें FSC की वेटेज, एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, और मिनिमम 50% से ज़्यादा वेटेज वाले आप इदारे 3-4 ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल रखें। और फिर बहुत से एंट्री टेस्ट ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, यानी साल में 2 या 3 दफ़ा होते हैं, तो आप लाजमन इन एंट्री टेस्ट में कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमन अपीयर हों ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। और साथ ऐसे एंट्री टेस्ट में ज़रूर अपीयर हों जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे UET लाहौर का एंट्री टेस्ट है, पूरे पंजाब के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे हट के NTS है, वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। HEC का एंट्री टेस्ट है, वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की वाइड रेंज आपके पास अवेलेबल होगी, और आपको हर यूनिवर्सिटी में हर टेस्ट में 10-15 टेस्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। डेफिनेटली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आप 3-4 ज़रूर साथ रखें, और साथ ऐसे टेस्ट में अपीयर हों जो मल्टीपल जगहों पे आपको फ़ायदा दे सकते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, आप एक क्लोजली रिलेटेड प्रोग्राम जिसका जिक्र मैंने शुरू में वीडियो के स्टार्ट में किया था, उनमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जो वेल नोन प्रोग्राम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इसका मेरिट डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरिट जो है वो इससे डेफिनेटली कम होगा। हालांकि दोनों प्रोग्राम्स बिल्कुल सेम हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह अगर किसी जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है तो उसका मेरिट 80% से ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इनके मेरिट्स जो हैं वो मे बी 70% की रेंज में हों। प्रोग्राम्स बिल्कुल सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको करियर में कोई फ़र्क नहीं होगा, और इवन आप मास्टर्स भी आगे जाके मैकेनिकल में कर सकते हैं। तो रिलेटेड प्रोग्राम्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें और उनमें को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें, तो आप अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम में ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स के साथ आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। फिर बात है लो मार्क्स स्टूडेंट्स की, जिनके मार्क्स 70% से कम हैं। ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक ख्वाहिश तो होती है कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई करें और हमारा मेरिट वहाँ पे बन जाए, हमारा एडमिशन वहाँ पे हो जाए। तो आप ये स्ट्रेटजी ले सकते हैं कि उन यूनिवर्सिटीज़ को जिनकी एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे बहरहाल रिस्क फैक्टर रहेगा, आप में भी आपकी एंट्री टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना हो, तो फिर एवरेज यूनिवर्सिटीज़ 3 से 4 ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल रखें जो किसी ख़ास प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छी हैं, तो ताकि आपका मेरिट वहाँ पे बन सके। और आप भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ लें जिनमें एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, लेकिन मिक्स ज़रूर रखें। एक वो यूनिवर्सिटीज़ भी रखें जिनमें एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, वो भी रखें जिनमें FSC की वेटेज ज़्यादा है, ताकि आपके पास दोनों ऑप्शंस रहें। फिर तीसरी बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप भी रिलेटेड प्रोग्राम्स में लाजमन अप्लाई करें। अब ये जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ रिलेटेड प्रोग्राम्स का, ये इतना बड़ा इशू है कि क्योंकि सेम प्रोग्राम्स ही आपको मुख्तलिफ जगहों पे सेम नामों से या थोड़े से डिफरेंट नामों से आपको मिल जाता है, और बाद में भी इवन आप MS जो है वो उसकी मदर फील्ड में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग, आपके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपकी ख्वाहिश थी, आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सका, मेरिट बहुत हाई था, आपने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी की है जिसका नाम बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, तो आप MS भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं और वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो अब इसके लिए सादा सा फार्मूला मैं आपको ये बता देता हूँ कि ढूंढना कैसे है कि इसका रिलेटेड प्रोग्राम क्या है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, आप उसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट में उसके MS प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। ठीक, उसमें उन प्रोग्राम्स के नाम लिखे होंगे जिनका एंट्री रूट इस प्रोग्राम का है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स कौन से हैं, और कम मेरिट वाले प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप एक बेहतर अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी टाइम पे एक बहुत अहम बात ये होती है कि आप स्कॉलरशिप्स भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, और अगर आपको ज़रूरत है तो एडमिशन टाइम पे ही बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, तो फाइनेंशियल एड ऑफिस में विज़िट करके आप स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी उनसे इंफॉर्मेशन ले लें। इतनी बातें मैंने इस वीडियो में की, इनमें अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है या अगर आप किसी भी ख़ास प्रोग्राम के रिलेटेड प्रोग्राम्स या उसके सिनोनिम्स उसके बारे में जानना चाहते हैं, लो मेरिट प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें। हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़रूर एड्रेस करें। और इसके अलावा इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हर प्रोग्राम, हर फील्ड के हवाले से हम आपको गाइड करें कि उसमें कौन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, लो मेरिट प्रोग्राम्स कौन से हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं उन प्रोग्राम्स के लिए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर आपको गाइड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।